तो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम हब पे। तो फाइनली जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 2 दिसंबर से जो है स्टैटिक जीके आपका मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लूसेंट सीरीज आपका कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा। तो फाइनली पहला लेक्चर क्लास आप सभी के सामने आ चुका है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्लास किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। डेली शाम को 4 बजे ये क्लास आएगी, और जो कुछ भी शुरू से अंत तक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल क्लास करेंगे, ठीक है, डिटेल लेक्चर करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और इन फ्यूचर आप कभी भी स्टैटिक जीके जो है भूलने वाले नहीं हो, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। तो फटाफट एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को फटाफट सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्लास बनाने में मेहनत लग रही है, तो शेयर करना जरूर बनता है। और देखो, सही कैंडिडेट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस में हो या फिर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक एग्जाम में ये स्टैटिक जीके जो मैं आज आपका ये क्लास शुरू कर रहा हूं, ये आपके काम आने वाली है। और एक चीज मैं बता देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, साइंस और जीके, जीएस जीके आप मुझसे कर लो, जीके जीएस 100% गारंटी देता हूं कि 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता है आपको लाने से जो है स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है। एसएससी जीडी में आपको 100% 20 में 20 जीके और जीएस मिला करके दिलाने वाला हूं। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए हैं तो। और आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देख लो, ये आज देख लो, ठीक है, एसएससी जीडी का ये मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं, ताकि आप दोबारा ना पूछ सको कि सर एसएससी जीडी का जो जीके एंड जीएस का सिलेबस है वो क्या चीज है, ठीक है, मतलब क्या क्या इसमें आपका इंक्लूडिंग है। देखो, सबसे पहले तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री होगा आपका, इंडिया और इट्स नाइबरिंग कंट्रीज वगैरह के बारे में तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। साथ में कल्चर होगा आपका, ठीक है, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सीन जो भी है आपकी, इकोनॉमिक्स हम देखेंगे ही देखेंगे। जनरल पॉलिटी होगा आपका, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो, ये इसमें जो है जीएस नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है, यानी जनरल साइंस अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया, जबकि जनरल साइंस भी आता है, ठीक है। आपका जनरल साइंस में अच्छा खासा जीके इसमें आता है, ठीक है, जीके आता भी है और अच्छा खासा जनरल साइंस भी आता है। तो आपने सिलेबस देख लिया, यही सारा हमारा जो है होने वाला है। इसी के अंतर्गत हमारा 20 नंबर का ये पेपर आने वाला है, और 20 नंबर में पूरा करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी हुई है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज ये शुरुआत करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपने अपना जितने भी देश हैं, सभी देशों का अपना कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इतिहास जो है शुरू करेंगे इतिहास का इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है, भारत का इतिहास सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद जो है अन्य देशों का भी जो फेमस यहाँ के इतिहास रहे हैं जिन देशों का, उनका भी देखेंगे, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले हिस्ट्री को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजों को देखेंगे, ठीक है। देखो, जो आपकी हिस्ट्री है ना, इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक तो प्री हिस्ट्री और एक प्रोटो हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रागितिहास, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रागितिहास बोलते हैं। अब देखो, प्रागितिहास बाबू क्या है आपका, कि वो हिस्ट्री है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, समझ रहे हो, मतलब जिसके बारे कोई ऐसे इतिहास जिसके बारे में कुछ लिखा ना गया हो, सिर्फ हाँ लोगों ने सुना और एक दूसरे से कहा कि हाँ ये ऐसा था, सिर्फ जिसके बारे में हम लोग बात कर सकें, ठीक है, जिसके बारे में कुछ लिखा ना गया हो, या फिर अगर उसके साक्ष्य मिले तो उसको देख करके पता लगाएं कि हाँ ये भी इतिहास था हमारा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसके बारे में हमें कुछ लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है नहीं, कि किसी ने लिख करके रख दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम के लोग ऐसे थे, या फिर ये उपजाए जाते थे, ये खाए जाते थे, यहाँ पे ये शहर था, नहीं ना, कुछ भी लिखा नहीं गया है। लेकिन जैसे जैसे चीजें पाई गई, ठीक है, जो भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको क्या हुआ, खुदाई में चीजें पाई गई और उनके बारे में जो है पता लगाया गया कि हाँ ये भी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये आपकी एक तरह से प्री हिस्ट्री हो गई, जिसके बारे में, वो इतिहास जिसके बारे में लिखित साक्ष्य ना हो। अब एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री बाबू क्या होता है, कि प्रोटो हिस्ट्री वो होता है जिसके अंदर ये लिखित साक्ष्य अवेलेबल हो, ठीक है, जिसके बारे में वो काल, इतिहास का वो काल जिसके बारे में लिखा गया हो, लेकिन ज्यादा पढ़ा ना गया हो उसके बारे में, ठीक है, मतलब लेखन कला तो उस समय प्रचलन में रही हो, ठीक है, लेखन कला के प्रचलन के बाद का इतिहास इसको बोलते हैं, लेकिन उसको लिखा गया हो लेकिन ज्यादा पढ़ा ना गया हो, ठीक है, उनके बारे में वो लोग ज्यादा पढ़े ना हो, अब जाकर के उसका साक्ष्य मिले और हम लोग जो है उस इतिहास के बारे में जाने, तो वो होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई। अब देखो, इतिहास जो है आपका एक एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं, एक आपका मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, और एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, ये तो आपका क्लियर है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है 6000 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के, अभी हम लोग बीसी और एडी सबको समझेंगे ये क्या चीजें हैं, ठीक है, 6000 बीसी से लेकर के, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 650 एडी तक, ठीक है, एडी जिसको बोलते हैं, इसी वो ईसा पूर्व बोलते हैं, फिर या ईसा या फिर एडी बोलते हैं, अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पीरियड याद रखना, कभी कभी पीरियड पूछ देता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये पीरियड है। फिर मेडिवल हिस्ट्री में देख लो आपका, ये इसकी जो पीरियड चलती है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की, वो 6वीं से लेकर के, ठीक है, 6th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक। अब देखो, कोई कोई ये कहता है कि नहीं, ये आपका तुम्हारा जो है किसमें क्या बोला जाता है कि 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी तक ही था,
ठीक है। कोई कोई कहता है कि नहीं 15th तक नहीं 14th सेंचुरी तक ये लिमिटेड था। जबकि अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये 16th सेंचुरी है आपका, ठीक है। अब प्री मेडिवल हिस्ट्री जो देखो, इसमें दो तरह की हिस्ट्री होती है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री भी दो प्रकार की है, एक प्री मेडिवल हिस्ट्री है और एक पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। यानी जो है जो थोड़े पहले की मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, वो है आपकी 6 से लेकर के 13वीं सेंचुरी तक की, ठीक है। और जो पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री है बाबू, वो आपकी 13वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक की, ठीक है। 13वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक को पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो आपका आधुनिक इतिहास चल रहा है, ठीक है। अब मॉडर्न जो आपका ये हिस्ट्री है, कोई कहता है कि 15th सेंचुरी यानी 14th 15th सेंचुरी से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, तो कोई कहता है कि नहीं 16th सेंचुरी से ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये भी जो आपका मॉडर्न ईरा है, ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक अर्ली मॉडर्न ईरा जिसको जिसको कहते हैं कि 4050 से शुरू हो गया था और 4050 एडी से लेकर के 1750 एडी तक का, और जो मॉडर्न ईरा है वो 1750 एडी से लेकर के अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। जो चीजें पीछे चलती जा रही है वो सब इतिहास ही तो बन रही है मेरे बाबू, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसका कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूं, क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कहां तक मानी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मानना कहां तक है कि मेडिवल हिस्ट्री कहां तक मानी जाती है। देखो जो आपके इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको उसकी शुरुआत होती है, लोग कहते हैं 1857, जो ये मॉडर्न इरा की जो हिस्ट्री है ना बाबू, ये लोग कहते हैं ये 1857 की क्रांति के बाद से मॉडर्न इरा की जो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत हुई, ठीक है। और जो ये अर्ली मॉडर्न पीरियड है ये मैं आपको बता देता हूं, ये यूरोपीय पूरे यूरोप का मिलाकर के इसको बताया जाता है अर्ली मॉडर्न इरा। तो अर्ली मॉडर्न इरा की जो शुरुआत है वो 1526 से मानी जाती है, ठीक है। 1526 से पहले की जो पीरियड थी वो पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड था। क्या था? पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री। और ये 1526 से क्या याद आता है आपको बाबू? पानीपत का पहला युद्ध, यानी भारत जब पहली बार भारत आया था, भारत कह रहा हूं यार, बाबर जब पहली बार भारत आया था, ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसके बीच में? बाबर और लोधी, इब्राहिम लोधी यानी लोधी वंश के बीच में, ठीक है। इसी पीरियड को 1526 के बाद से ये है आपका अर्ली मॉडर्न इरा, और मॉडर्न इरा 1750 नहीं, जबकि बोला जाता है कि 1857 से माना जाता है ऐसा करके, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो है इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में बात ये करेंगे कि देखो आपका इस एक मैं आपको सच बताता हूं इंडिया के बारे में, ठीक है, कि इंडिया का इतिहास पहले समझो। इंडिया के इतिहास के बारे में जानने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने इंडियन कल्चर को जाने, कि हमारे कल्चर, अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा क्लास एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने शुरू किया है तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हम अपने कल्चर, जो भी हमारी संस्कृति रही है, इंडियन कल्चर, जो हमने पुराने चीजों से, पुराने साक्ष्य से पता लगाया कि हमारा कल्चर क्या रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है। अभी इतिहास, भारत के बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको कि भारत की जो खुद की संस्कृति है वो इतनी डेवलप्ड थी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अपने आप में भारत एक बहुत ही जैसे निर्मित देश होता है ना, कि मतलब पूरी तरह से वेल डेवलप्ड जो है कंट्री थी उस समय, उस टाइम में अपने आप में। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, पूरे यूरोप में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, जिसने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, कभी किसी देश को बंदी नहीं बनाया, ठीक है, कभी किसी देश पे मतलब राज नहीं किया और उसको प्रताड़ित नहीं किया, ठीक है। हालांकि सभी देशों का इतिहास जब आप देखोगे तो चाइना का भी ऐसा इतिहास रहा है कि उनके खुद के जो है चाइना दो पार्ट में डिवाइड हो गया और उनमें खुद में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और चाइना से जो है अन्य देशों के बीच में भी लड़ाई हुआ है, ठीक है। और बाकी आप अमेरिका का इतिहास देख ही रहे हो, ब्रिटेन का इतिहास आप देख ही रहे हो, सबका इतिहास आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन इंडिया के बारे में ये जो चीज है कि पूरे यूरोप में इंडिया एक ऐसा देश था, ठीक है, जो अपने आप में इतना समृद्ध था, इतना समृद्ध होने के बावजूद, इतना डेवलप्ड होने के बावजूद जो है उस टाइम पे ना कभी किसी देश पे जो है हमला किया, ना ही कभी किसी देश को बंदी बनाया, ना ही किसी देश को प्रताड़ित किया। दूसरी चीज ये है कि जिस टाइम पे पूरे यूरोप में एक जो है सिंगल स्कूल तक नहीं थे, कुछ नहीं थे, मतलब जो है शिक्षा प्राप्त करने के कोई साधन नहीं थे जिस समय पे, उस समय जो है इंडिया के अंदर 6000 गुरुकुल, कितने बाबू? 6000 गुरुकुल अवेलेबल थे, ठीक है। और देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आज के लोग कहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि आज के लोग कहते हैं कि जो है पहले जाति प्रथा बहुत जो है अधिक चलती थी, ठीक है, कि मतलब जो जो क्षुद्र थे उनको जो है ब्राह्मणों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, या स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, अध्ययन नहीं करने दिया जाता था। एक बात बताओ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो आपका रामायण है, ठीक है, जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, तो एक बात बताओ, महर्षि वाल्मीकि किस जो है जाति से वो बिलोंग करते थे? वो भी तो कहीं ना कहीं क्षुद्र ही थे, ठीक है, उनको भी क्या है, वो भी क्षुद्र थे। और फिर उन्होंने कैसे इतने बड़े जो है ग्रंथ आपके रामायण की जो है वो लेखन कर दिया, बिना जानकारी के, बिना शिक्षा के, ठीक। तो ये जो कुछ भी कहा जाता है आपके इंडियन कल्चर को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो ये चीज याद रखना कि जिस समय जो है, जिस टाइम पे
ठीक है। पूरे यूरोप में एक भी जो है शिक्षा के लिए मतलब कोई साधन साधन नहीं था शिक्षा का। उस समय इंडिया के अंदर पूरे 6000 गुरुकुल थे। कितने बाबू? 6000 गुरुकुल थे। ठीक है, चलो अब आ जाओ शुरुआत करते हैं। इन सब चीजों को हमने बहुत देख लिया, आगे भी अभी बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है देखेंगे। अब भारत के इतिहास के बारे में क्या दिया गया है कि उत्तर में, ध्यान से सुनना, कहां कहां क्या क्या चीजें मैं हाईलाइट करते जाता हूं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं ये पेन चेंज करता हूं, अपने कलर अपने पेन का। हाँ जी, चलो। कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से अज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट। हाँ, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसको जामुन कहते हैं, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी देश सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, जो भी देखो जितने भी प्राचीन ईरानी देश ईरानी थे, ठीक है, इस देश को सिंधु नदी से जोड़ते थे। ठीक है, कि इस देश के नाम को जो है सिंधु नदी से जोड़ करके देखा जाता था, क्योंकि बहुत पुरानी नदी है आपकी सिंधु नदी, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, ये देखो इसी से नाम पड़ा है। ठीक है, जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है ना, ऐसे ही करके पड़ा है नाम। यही नाम फिर पूरे देश में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, अब मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, हिंदू से बना, वही सिंध से हिंदू बना। ठीक है, सिंधु को ही हिंदू ये लोग कहते थे, जो भी प्राचीन ईरानी थे, और धीरे धीरे वो करके क्या बना, हिंदुस्तान बन गया। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो ये शब्द है, ये किस शब्द से बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। ये जो शब्द है हिंदू, ये फारसी शब्द है। ठीक है, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, इंडे जो ये लोग, यूनान के लोग जिसे इसे इंडे कहते थे ना, इसी के आधार पर अंग्रेजी जो जब अंग्रेज आए, ठीक है, तो अंग्रेज इसको इंडिया के नाम से कहने लगे। ठीक है, अब बिंद की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो ये बिंद की जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, वो आपके देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को जो है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत लोग हैं। देखो जैसे जो इंडो यूरोपीय जो परिवार है, उत्तर में जो है वो इंडो यूरोपीय परिवार है, और वो सब भाषाएं लगभग जो है क्या है, इंडो यूरोपीय जो है भाषाएं वहां के बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण के उस समय के जो परिवार थे, दक्षिण में द्रविड़ परिवार जो थे, वो भाषाएं जो है तो उस हिसाब से भाषाएं बोलते थे। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते थे दक्षिण के लोग उस समय। अब देखो छोटा सा एक नोट दिया गया, कहा है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। देखो, प्रोटो आस्ट्राइड, पैलियो मेडिटेरेन, काकेसाइड, नेग्रोसाइड और मागोलाइड। ये चार नाम याद रखना कि पूछ सकता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है प्रमुख किन नस्लों के जो है मिश्रण से हुआ है। तो इन चार जो ये आपका चार दिया गया ना, इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री हो गया, और आपका आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। सबसे पहले अब इतिहास के बारे में देख लो, किसने जानकारी दी, एग्जाम में आता है ये। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन का इतिहास का आता है। ठीक है, क्या नाम था? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, क्या नाम था? क्रिस्टोफ सेलियरस। और इसकी देखो ये कब से कब तक रहा? 1638 से लेकर के 1707 एडी तक को। ठीक है, तो अब चलो आ जाओ, अब प्राचीन भारत के बारे में देखो। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है? देखो, प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में मुख्यतः जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, चार स्रोत हैं। जैसे धर्म ग्रंथ हो गए आपके, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, फिर विदेशियों का विवरण व पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हैं। ठीक है, अब सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ये दो चीजें हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानो। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? ये विदेशी और विवरण, जैसे मान लो जब विदेशी आए फिर उसके बारे में क्या जानकारियां दी। ठीक है, उन लोगों ने क्या खंगाले हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, फिर पुरातत्व विभाग ने क्या क्या साक्ष्य दिए। ठीक है, ये विदेशी विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है, ये इनके बारे में हम लोग कुछ देर बाद अभी पढ़ेंगे। जैसे जितने भी, जैसे क्या है ना कि जितने भी जैसे यूनानी आए थे, यानी चीनी ट्रेवलर्स आए थे, ठीक है, जिन लोगों ने किताबें लिखी, फिर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जैसे इंडिका वगैरह जो लिखी गई है, तो ये वो विवरण हो गया। फिर पुरातत्व विभाग के लोगों ने, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जो भी आपके साक्ष्य दिए हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, वो हो गया। और बाकी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जितने भी, ठीक है, और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। देखो, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसने लिखा था बाबू? वेद व्यास ने। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन, पूरा नाम इनका याद रखना, वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कटुंबक का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार प्रकार के हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में जानो। ये देखो, ये सबसे पुराना जो ये वेद है, ठीक है,
कौन से सबसे पुराने वेद हैं इनके बारे में जान लेना, कौन सबसे पहले लिखे गए, सारी चीजें बताया जाएगा। देखो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, देखो कोई भी रचना हो उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। जितने भी रचनाएं हुई उनका क्रमबद्ध इसमें क्या है, ज्ञान दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं। इसमें 10 मंडल है, ये एग्जाम में आता है, ये याद देखो, ये चीज हाईलाइट करने वाली है। 10 मंडल, 1008 सूतक, ठीक है। जैसे इसको वाल्मीकि पाठ के 11 सूत को सहित मिलाकर के ये पूरा लिखा गया है। 10 मंडल और 1028 सूतक। एवं इसमें रचनाएं कितनी है ये भी आपको देखनी पड़ेंगी, एग्जाम में आता है। 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं, ठीक है। इस वेद के से आर्य को राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो आर्य थे, ठीक है, तो इस वेद से आर्यों की राजनीतिक जो भी प्रणाली थी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा जो भी वो लोग मानते थे, ठीक है, उनके बारे में पता चलता है। जैसे विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, ठीक है, कि तीसरे मंडल में, ठीक है, याद पहले ध्यान से सुना, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो देखो एग्जाम में आता है ना, गायत्री मंत्र जो है कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है बाबू, ये ऋग्वेद में है, ठीक है। और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है, ये तीसरे मंडल से लिया गया। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है प्रसिद्ध जो आपकी गायत्री मंत्र है, यहीं से लिया गया। ये एग्जाम में आता है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वेद। इसके जो 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है। एग्जाम में आ सकता है कि 9वें मंडल में जो है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का जो है उल्लेख है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सोम देवता का। अब इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है, ठीक है, सारी चीजें। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, आप बुक मत लेना, ठीक है, जो ये लूसेंट का मैं सीरीज करा रहा हूं, बुक मत लेना, मैं 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा। साइंस भी, अब साइंस का भी क्लास 1-2 दिन में शुरू कर रहा हूं। साइंस और जीके 1-2 दिन में मैं क्या है कि डेली 1 घंटे का लगभग क्लास लूंगा और खत्म कर दूंगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो बुक मत देखो, ये क्या कह रहे हैं कि नोट्स मत बनाना, बुक ले लो और उस पर जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उसको जो इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्क करते जाना, ठीक है, पेन से मार्क करते जाना। ये पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि अगर लास्ट टाइम में रिवीजन भी करना चाहोगे तो फटाफट उन चीजों को पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है चातुर्वर्ग समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। देखो कौन कौन से 4 वर्ण, वही 4 वर्ण के बारे में जिसके बारे में जानकारी जो प्राप्त है ना, वो भी ऋग्वेद में ही दिया गया है बाबू, ठीक है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है, याद रहेगा। ये चारों इसमें दिया गया। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो कहा जाता है ना कि ये जो आपके 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस देवता के जो है ये उससे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखो मुख्य से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से, ये 4 आपके वर्ण पैदा हुए हैं, ठीक है। अब कहा गया नोट में थोड़ा देख लेना, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषधारियों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र इसके अंतर्गत ऋग्वेद में आता है। इसे ये जो आपकी 4 जातियां दी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है, इन चारों के बारे में इसमें जो है पूरी जानकारियां दी गई है। जैसे कि इनकी स्थिति क्या थी, ठीक है, फिर इनका व्यवसाय क्या था, दायित्व क्या था, ठीक है, कर्तव्य क्या था और इनके विशेषाधिकार, इनको किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध जो है गाय से है, ठीक है, अध्ययन है। अब चलो ईशा पूर्व तथा जो है ईस्वी समझ लो, इसी के अंतर्गत पहले ये समझ लेना, फिर ऋग्वेद के बाद जो है हम जो भी आपके सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, ठीक है, और अथर्ववेद हैं, उनको भी देखेंगे। अब देखो जो मैं कह रहा था कि एडी, ठीक है, बीसी और एडी में अंतर समझ लो, बीसी और एडी में क्या अंतर है, यही आप लोग बार बार पूछते हो ना कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर जो है जो भी डोमिनी जिसको होता है, आफ्टर डोमिनी, एनो डोमिनी करके है, ठीक है, एनो डोमिनी एडी वो होता है। देखो वर्तमान में जो भी प्रचलित है, ये जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं वर्तमान का, इसको गैरगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश कैलेंडर हम लोग देखते हैं ना, ये गैरगोरियन कैलेंडर है बाबू, जिसको ईसाई कैलेंडर कह सकते हो या जूलियन कैलेंडर भी बोला जाता है। ईसाई धर्म जो है, धर्मगुरु जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, ठीक है, देखो कि चूंकि जो ईसा मसीह है इनका जन्म वर्ष जो है कल्पित है, अभी तक किसी को जो है कंफर्म नहीं मालूम है कि इनका जो है जन्म कब हुआ था ईसा मसीह का, क्या है, ये सिर्फ कल्पित है, कल्पना, ठीक है, कल्पित जन्म वर्ष पर आधारित है ये आपका कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, ठीक है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। अब ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो उल्टी दिशा में होती है। जब भी आप देखते हो ना कि थोड़ा कंफ्यूजन आपको होता होगा कि हम भी जब शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि जब पढ़ाई 3, 4, 5 में जब हम लोग थे तो ये जो सन है वो उल्टा क्यों चल रहा है, ठीक है, हम लोग को भी नहीं समझ में आता था। तो होता क्या है कि जो ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट के जो भी आपके ईयर्स हैं, ठीक है, उनकी जो गिनती है वो उल्टी चलती है। जैसे मान लो कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। देख रहे हो, उल्टा चल रहा है। तो ये आप कह सकते हो, यानी जैसे ऐसे आप कह सकते हो कि यानी ईसा मसीह के जन्म के जो है 563 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व जो है उनका क्या हुआ, उनके जन्म से मृत्यु हो गई उससे पहले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट होता है कि जो आपका ये ईसाई धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म से पुराना धर्म आपका ये बौद्ध धर्म है, ठीक है।
यानी ईसाई धर्म से पुराना धर्म जो है बौद्ध धर्म है, और बाकी सारे धर्मों से, चाहे वो आपका मतलब बौद्ध धर्म हो या फिर जो है आपका ये ईसाई धर्म हो, ठीक है, या फिर मुसलमानों का जो भी जो मुसलमान है उनका जो धर्म है, ठीक है, लगभग सबसे पुराना जो हमारा धर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में भी आता तो यही लिखा जाता है कि सबसे पुराना धर्म अगर पूछता है तो सनातन धर्म जो है, एक तरह से सनातन, एक तरह से वो हमारी संस्कृति है, ठीक है, जिससे ऐसा नहीं है कि देखो ये अभी आप देखोगे किसी की 4000 साल पहले, किसी का 2000 साल पहले, किसी का 5000 साल पहले किसी धर्म का उत्पत्ति हुआ, ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर आप वहीं अगर जो है अगर आप कभी गूगल करके देखना कि सनातन धर्म की जो है उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कि कितना लाख साल पहले, ठीक है, लाखों करोड़ों साल पहले जो है उत्पत्ति हुई थी। चलो, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व जो है मृत्यु हुई थी। ये दोनों डेट याद रखना, 583 और 400 जो है 83 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 583 ईसा पूर्व में उनका जन्म और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखो ईसा मसीह की जन्म तिथि जब जन्म हुआ उनका, तो उनके जन्म तिथि से आरंभ हुआ, ठीक है। जैसे सन, इसको सन हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में हम ई लिख लेते हैं हिंदी में, और वहीं अगर इंग्लिश में लिखना हो, ठीक है, ई को लैटिन भाषा के शब्द जो है एडी में लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ कई लोगों को तो जो है एडी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, याद रखना, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एडी का फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है बाबू, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एनो डोमिनी है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, मतलब जिस वर्ष जो है लॉर्ड जीसस का वो जन्म हुआ उसके बाद का, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब दिया गया है विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो आपके स्मिथ है, आर्थर स्मिथ है, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा कि प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी प्राचीन इंडियन हिस्ट्री जो आपकी है, इसके बारे में इन्होंने जो है सुव्यवस्थित सबसे पहले इन्होंने लिखा था, ये स्मिथ ने, ठीक है। क्या लिखा, क्या नाम था इनके बुक का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था ये इनके द्वारा, ठीक है। इस पुस्तक में 1/3 जो भाग है वो केवल सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में लिखा गया था। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया था। अब देखो स्वेच्छाचारी, काफी लोग सोच रहे होंगे कि स्वेच्छाचारी क्या होता है। स्वेच्छाचारी मतलब जो खुद के शासन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा, ठीक है, खुद के इच्छा के अनुसार जो शासन करने वाला देश हो, ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा कहा गया कि जब ब्रिटिश शासन, ये इसने ऐसा, आर्थर ने ऐसा अपनी बुक में लिख रखा है, ठीक है, स्मिथ ने, आर्थर स्मिथ ने ऐसा उन्होंने जो अपने बुक में लिख रखा है कि भारत एक जो है स्वेच्छाचारी, अपने खुद की इच्छा से जो है शासन करने वाला देश था, जिसको जो है राजनीति के बारे में, ठीक है, राजनीतिक एकता का कोई अनुभव नहीं था जब तक ब्रिटिश शासन जो है इस पर राज नहीं किया, ठीक है। वास्तविक भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर सच में देखा जाए वस्तुतः, मतलब इसका क्या निर्णय निकलता है, इसका निर्णय ये हुआ कि जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं उनका पूरा एक मत ये है कि शासन का जो एकमात्र स्वरूप जो रहा इंडिया के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश शासन भी आया तो वो भी तो तानाशाही ही कर रहे थे। फिलहाल अब तो अभी फिलहाल क्या है कि अब हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी हम लोग लोकतंत्र लेके चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले तानाशाही से ही मतलब था, मतलब एक राजा हुआ करता था जो दूसरों पे क्या है वो रूल किया करता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वामन, उसी के बारे में हम लोग ऋग्वेद में देख रहे हैं। देखो ऋग्वेद के अंदर ही वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब थोड़ा सा वामन अवतार ये एग्जाम में आता है, इसके बारे में थोड़ा जान लो कि वामन अवतार क्या है। देखो आपको पता है कि लगभग विष्णु जी ने, ठीक है, अन्य अन्य जो है युगों में वो अलग अलग रूप लेकर के क्या है पैदा होते रहे, ठीक है, अन्य अन्य जो है रूपों में, ठीक है। और क्या है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए ये सब होता था, आपको भी पता है। तो हुआ क्या कि ये जो वामन अवतार है इनका ये 5वां अवतार था, ठीक है, विष्णु भगवान का ये 5वां अवतार था। वामन मतलब क्या होता है, बौना, ठीक है। तो ये इनका एक देखो ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है वामन अवतार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विष्णु भगवान का ये पहला ऐसा अवतार था जो मानव रूप में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था बाबू, मानव रूप में। तो ये क्या थे जो ये वामन अवतार हुआ, ठीक है, इनका कैसे इनका ये अवतार हुआ, 10 जो इनके अवतार हुए उनमें से इनका ये 5वां अवतार था। और जो ये 5वां अवतार था ये त्रेता युग के प्रारंभ में जो है, जब त्रेता युग की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये वामन रूप में, वामन मतलब होता है कि बौना बच्चे के रूप में, ठीक है, वामन रूप में क्या हुआ, देवी अदिति के गर्भ में ये क्या हुए, उत्पन्न हुए, ठीक है, गर्भ से वो जो है उत्पन्न हुए। अब भगवान विष्णु के पहले अवतार जो ये जो है मानव के रूप में वो हुए थे, ठीक है, ये याद रखना। ये भगवान विष्णु के ऐसे पहले रूप है जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे, बौने बालक के रूप में ब्राह्मण अवतार में हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो ये इन्होंने ये के 3 पग दिए गए, यही एग्जाम में आता है, इनके बारे में पूछता है क्या है ये चीज, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि उस समय जो उसके क्या बोलते हैं असुरों के जो राजा था उस समय, ठीक है, बलि, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो असुरों के राजा बलि ने क्या किया कि वो बहुत तप वगैरह करने वाला था, तो उसने क्या किया कि अपने तप के दम पे जो है
वो जो तीनों लोक थे, तीनों लोक पे, ठीक है, स्वर्ग, धरती और जो है नर्क, मतलब जितने भी आपके ये, ठीक है, सब पर ये तीनों लोक में इसने क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इंद्रदेव परेशान हो गए कि भाई साहब कम से कम जो है हमको एक लोक तो हमारा जो स्वर्ग तो मिल जाए। तो ये भागे भागे गए जो है विष्णु भगवान के पास और जाकर के कहे कि मदद कीजिए। तो फिर क्या हुआ कि उसी जो है त्रेता युग में वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने जो है एक बौने बालक का रूप लेकर के पैदा हुए, ठीक है, और भिक्षा मांगने जो है बलि, असुरों के जो है जो आपके ये थे, ठीक है, असुरों के राजा बलि के वहां गए, ठीक है, और उन्होंने जो है भिक्षा मांगा, और भिक्षा के रूप में ध्यान से सुना उन्होंने क्या मांगा था, ठीक है, उन्होंने क्या है कि बलि से भिक्षा मांगा। अब देखो बलि कौन था, सबसे पहले ये समझ लो भाई साहब, बलि बहुत ही जो है दानवीर था। क्यों दानवीर था, ठीक है, एक तो दूसरों की इज्जत करना प्लस दानवीर, ठीक है, इसी का फायदा उठाया गया कि जो आपका बलि, असुरों के जो राजा जो बलि था, वो इनके जो भक्त था विष्णु भगवान का प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद के जो है ये पौत्र थे, ठीक है, पोते थे। बलि जो था वो प्रहलाद का पोता था, ठीक है। तो उस समय जो असुरों के जो गुरु थे शंकराचार्य, उस समय जो असुरों के गुरु कौन थे बाबू, शंकराचार्य थे, ठीक है। तो शंकराचार्य को ये थोड़ा सा ये आभास हुआ, ठीक है, जब विष्णु भगवान जो है ये रूप लेके गए वामन अवतार का, ठीक है, उसके वहां भिक्षा मांगने, तो उनको शक हुआ था कि छल होने वाला है। उसने समझाया भी बलि को उन्होंने, ठीक है, शंकराचार्य ने, कि आपके साथ जो है छल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो तो दानवीर था, ठीक है, बहुत ही बड़ा दानी था। उसने कहा कि नहीं, अगर हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और एक ब्राह्मण हमारे द्वार से अगर बिना भिक्षा लिए लौट जाएगा, फिर हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। फिर तो उसने कहा कि मांगिए क्या मांगते हैं। तो फिर विष्णु भगवान ने क्या मांगा था, उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन चाहिए। क्या ये जो शब्द दिया गया ना, वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान जो प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद से ही इसका स्रोत निकलता है, इसके बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग बस जमीन दे दो, अपने पैरों से मैं नाप लूंगा, फिर जो है वही लेके चला जाऊंगा। तो इन्होंने क्या हुआ कि खुशी खुशी जो है क्या किया कि बलि ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, 3 पग आप जितना भी माप लोगे वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये इनके 3 पग मापने का समय आया, तो इन्होंने क्या किया कि अपने रूप का तभी इन्होंने विस्तार करना शुरू किया, ठीक है, खूब लंबा चौड़ा रूप इन्होंने लिया, और इन्होंने क्या किया 2 ही पग में, ठीक है, 3 पग इन्होंने मांगे थे, इन्होंने क्या किया 2 ही पग में पूरे तीनों लोग को नाप लिया, ठीक है। तीनों लोग को जो है बाबू 2 ही पग में इन्होंने नाप लिया, और जो तीसरा पग था वो बच गया। इन्होंने कहा कि भाई तीसरा पग जमीन तो हमने नापा ही नहीं, वो हम क्या करें। तो हालांकि जो तुम्हारा बलि था वो काफी दानी था, उन्होंने कहा कि तीसरा जो है पग आप मेरे सर पे रख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या तीसरा पग जैसे ही बलि के सर पे रखा, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और फिर उसको लेकर के वही नर्क लोक में लेके गए थे वहां पे। और वहां पे जो ये लोक है उसका नर्क लोक को एक नाम से और जानते हैं। वहां पे क्या किया कि विष्णु भगवान जो है उसके त्याग से खुश हुए बलि के, और वहां का उसने क्या किया, उनको राजा बना दिया हमेशा के लिए, ठीक है। उस लोक का जो है उसने राजा घोषित कर दिया, विष्णु भगवान ने उसको जो है बलि को राजा घोषित कर दिया। तो यही जो वामन अवतार है विष्णु भगवान का, ये 3 पग का जो आख्यान है, ये ऋग्वेद से आता है। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये ऋषि चाओं की रचना की गई है, ठीक है। उसके इसमें देखो इंद्रदेव के भी साक्षी इसमें मिलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि इंद्रदेव से संबंधित कितने ऋग्वेद में कितने आपके वो हैं, ठीक है, ऋचाएं हैं, और उस अग्नि से संबंधित कितनी है, तो ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। लिखा गया प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे है यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। देखो थोड़ा आप फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। यजुर्वेद में कहा गया कि सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, देखो ये मैंने ये करवाया हुआ था, याद करो जब मैं कोस्ट गार्ड का क्लास करवा रहा था। अगर कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने जीके के क्लास में करवाया हुआ था, सेक्रीफाइस से संबंधित, बलि वगैरह से संबंधित, जब हवन वगैरह होता था, ठीक है। बलि देखो जब ये सेक्रीफाइस दिया गया, बलिदान से संबंधित, फिर हवन वगैरह जो होते थे उससे संबंधित भी, तो सेक्रीफाइस से संबंधित जो भी बलि वगैरह दिए जाते थे, मंत्र उच्चारण वगैरह उससे संबंधित जो था, वो ऋग्वेद में उसका जो है साक्ष्य मिलता है। तो सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद में दिया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, जो इसका पाठ करते हैं उसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन, देखो वही जितने भी यज्ञ वगैरह किए जाते थे, ये मैंने करवाया था ना, तो ये याद रखना, ये एग्जाम में 100% आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यज्ञों से संबंधित जो भी सेक्रीफाइस वगैरह किए जाते थे, ठीक है, वो यजुर्वेद में ही उसका वर्णन दिया गया। पूरे जितने भी विधि विधान से किस तरह से जो यज्ञ वगैरह होते थे, वो सारे विधि विधान इसके अंदर दिए गए यजुर्वेद के अंदर। अपने वेद के बारे में पढ़ना चाहिए भाई, अपने कल्चर की जानकारी होती है। अब दिया गया इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन दिया गया है कि बलिदान वगैरह कैसे होता है, ठीक है, उसकी पूरी विधि दी गई है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है, ठीक है। गद्य और पद्य आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ठीक है, मतलब कविता फॉर्म में भी अवेलेबल है, और एक जो है साहित्य के रूप में जैसे लिखित रूप में भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब सामवेद के बारे में जान लो, ठीक है। यजुर्वेद हो गया आपका, ये देखो ऋग्वेद हो गया, फिर यजुर्वेद हो गया, अब सामवेद देखो। साम का शाब्दिक अर्थ है गान,
इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जितने भी मंत्र थे आपके, ऋचाएं, ठीक है, देखो ऋचाओं को क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे मैंने आपके कहा कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऋचाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखो 250 इंद्र से संबंधित जो है, ठीक है, ऋग्वेद में 250 मंत्र दिए गए हैं, और 200 से जो है अधिक अग्नि से संबंधित मंत्र जो है किसमें दिए गए हैं, ये पूछ सकता है, ये सब ऋग्वेद में दिए गए हैं। और इसमें किस तरह के मंत्र दिए गए हैं, इस पर जैसे यज्ञों के समय पे जब यज्ञ वगैरह होते थे तो उस पर जो मंत्र वगैरह गाए जाते थे, जो बोले जाते थे मंत्र वगैरह, तो उन मंत्रों को जो है इसमें संकलित किया गया है, ठीक है। इसके बाद पाठ्यकर्ता को उद्राती कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके पाठ्यकर्ता जो अगर इसका कोई पठन पाठन करे उसको उद्राती कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें मतलब ये किस पर आधारित है, जैसे ये वाला, जैसे देखो लगभग ऋग्वेद पे ही इसका पूरा संकलन आधारित है, ठीक है। इसमें 1810 कितने सूतक हैं बाबू, सब याद रखना। इसमें कितने, एक मिनट, हाँ ये यजुर्वेद हमने देख लिया ना, हाँ इसमें 1810 सूतक है जो प्रायतः ऋग्वेद के लिए गए हैं, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, एग्जाम में आ सकता है, कहा जा सकता है कि सामवेद को, चूंकि ये देखो गान से संबंधित वेदों में जो अवसर पे गाए जाने वाले जितने भी मंत्र थे उसको बोला जाता था। तो अगर पूछ सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपका बन गया ये, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हुए चलो, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का मतलब कोई खास जो है स्पेसिफिक जो हिस्टोरिकल मोमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में इंसिडेंट जो भी आपकी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में कोई वर्णन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब अथर्ववेद जो है आपका देख लो, ये अर्थवा ऋषि द्वारा रचित, ये किसने इसकी रचना की थी, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने 731 मंत्र तथा लगभग कितने 6000 पद हैं, ठीक है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, इसमें जो मंत्र दिए गए वो कहीं ना कहीं कुछ मंत्र इसके जो है ऋग्वेद से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख भी इसमें, औषधियों का उल्लेख भी जो है सबसे पहले किसमें किया गया बाबू, एग्जाम में आ सकता है, अर्थवेद में आपका दिया गया, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है, कि मनुष्य का विचार, इसके मतलब इसके बारे में पूरी तरह से जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनुष्य जो है क्या क्या विचार करता है, कैसे करता है, और क्या अंधविश्वास जो भी हो सकता है उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। पृथ्वी सूतक अर्थवेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रगण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों, औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महादय आदि का विवरण दिया गया। ये सारी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, ये ठीक है। ये एक नजर में इन तीनों चारों चीजों की पढ़ लेना एक बार, इनमें से किसका विवरण जो है किसमें दिया गया है, ऐसे किस वेद में दिया गया, ये पूछता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन दिया गया, तो जादू टोना जैसे शब्द से संबंधित अगर वेद से पूछता है तो अथर्ववेद वो आपके काम आएगा, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। कुरुओं का राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है, ठीक है। जो कुरु देश था, कुरु देश की समृद्धि का अच्छा जो है उस समय क्या चित्रण दिया गया अथर्ववेद के अंदर, एक बार इसको पढ़ना बनता है अथर्ववेद को। इसमें फिर इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो प्रजापति थी उसकी दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जैसे वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं वेद, जो भी है आपके जो वेद हैं। जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखों में बांटा गया है, ठीक है। यजुर्वेद दो शाखे में, दो ब्रांचेज में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यन और कानड़ शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक है, कठिल्ल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, याद रखना ये सब, ठीक है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं ये सब। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और तापलाद, ये याद रखना, जितने भी ये शाखाएं दी गई है ना एग्जाम में आ सकते हैं कौन सी शाखा जो है किस वेद की है, ठीक है। नोट कर लो, सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो ऋग्वेद है, एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बाबू, ऋग्वेद एग्जाम में आता है, और सबसे बाद का अगर वेद पूछता है तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया अथर्ववेद। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने अभी उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। देखो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों का, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अभी सभी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मैं बता रहा हूं। देखो जिसे सारणी में दिया गया, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है, उससे पूर्व के, बिंबिसार के पहले का। ऐतरेय में राजभिषेक के नियमों एवं कुल प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए, जैसे सतपथ में गंधार, सलक, कैक्य, कीरू, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक तथा प्रत्यात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या कितने हैं बाबू, एग्जाम में आता है, कितने उपनिषदों की संख्या कितनी है आपकी, 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया, और बाकी के जो है इसमें जैसे यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो 108 में से
ये तेरे जो है आपके जो उपनिषद है ये मुख्य जो है मूलभूत उपनिषद है। ठीक है, चलो स्त्री के स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्त्री का जो स्वार्थिक गिरी हुई जो स्थिति है, जैसे स्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इस काल में जो है मेंडल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में स्त्रियों पे अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं है। जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री है उसमें भी जो है स्त्रियों पे अत्याचार के ऊपर जो है बात कही गई है, लिखी गई है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो मैत्रेयनी जो संहिता है इसके बारे में लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है, आप देख सकते हो कि जुआ शराब जो है पुरुषों का क्या था, ये मुख्यतः वो था। उसके बाद जो है उसी की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, ये दोष था स्त्री जो है पुरुषों की। चलो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। ठीक है, अर्धांगिनी मतलब क्या होता है, आधा अंग, मतलब आधा पुरुष आधा स्त्री, मतलब स्त्री जो है शरीर का आधा अंग होती है पुरुष के। ठीक है, उसके बाद क्या, जबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जो जबाल उपनिषद है इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बाबू। तो स्मृति ग्रंथ में अगर पूछ ले कि स्मृति ग्रंथ की सबसे प्राचीन जो है प्रमाणिक ग्रंथि कौन सी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि तो क्या लिखोगे, मनुस्मृति जो है ये स्मृति ग्रंथ की सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, वो प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का, शुंग काल का। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय के बारे में जानकारी देती है। गुप्त युग वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मनुस्मृति है बाबू, ये किस काल का, शुंग काल का है, याद रखना, शुंग वंश का है। और वही जो है नारद स्मृति, ये एग्जाम में आया हुआ था अभी रिसेंटली, किसी एग्जाम में ये नारद स्मृति पूछा हुआ था। ये गुप्त काल के विषय में जानकारी देती है हमें। ठीक है, नारद स्मृति। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा इसको देखना। ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद के अंतर्गत जो है कौन से आते हैं, ऋग्वेद जो है ये ऐत्रेय और कौशितकी जो है ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद जो है तैत्रीय वो सतपथ, सामवेद जो है पंचवीस और अथर्ववेद जो है गोपथ। ठीक है, उसके बाद वैदिक साहित्य के अवसर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। जैसे स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञित विधि विधानों कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है ज्ञात हुई। ठीक है, धर्म सूत्र एग्जाम में आता है बाबू, ये याद रखना। ठीक है, धर्म सूत्रों का अध्ययन जो है से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसमें पूछ सकता है कि क्या क्या जानकारी जो है धर्म सूत्रों में दी गई है। फिर उसके बाद प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, ठीक है, आपका स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से जो है उल्लेख है। बाकी जो भी सूत्र है जो है एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें जैसे गौतम बुद्धायन जो है, ठीक है, फिर आत्म स्तंभ जो है, फिर वशिष्ठ है, इन सब में जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी उल्लेख की गई है। मतलब ये सारे आपके एंशिएंट हिस्ट्री की ही चीजें हैं जिसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, बाकी के सूत्रों का, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र भी है आपका एक। ठीक है, सूत्र में गौतम धर्म सूत्र जो है ये सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना गया है। एग्जाम याद रखना ये। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र जो है ये सबसे प्राचीन क्या है, धर्म सूत्र है। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम में पूछा गया है। अब पुराणों के बारे में जान लेते हैं, जितने भी हमारे पुराण है। ठीक है, देखो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण अगर जो है भारतीय की जितनी भी कथाएं हैं आपकी जो है भारत के इतिहास की, उनका जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है वो आपके पुराणों के अंदर दिया गया है। इसके रचयिता कौन है, लोकहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पुराणों के जो है रचयिता कौन है, लोकहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी कितनी संख्या, 18 पुराण है। एग्जाम में आता है पुराणों की संख्या 18, जिनमें से केवल 5 जो है प्रमुख हैं। ये याद रखना, 5 पुराण जो प्रमुख हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण और भागवत पुराण। ये 5 पुराण देख सकते हो ना। आप ये सोच रहे हो कि इतिहास के अंदर हम क्या ही पढ़ सकते हैं, बोरिंग हो सकता है इतिहास। कौन कहता है बाबू कि इतिहास आपके लिए बोरिंग है, इतिहास जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। उसके बाद देखो सबसे अगर सबसे पुराना पुराण पूछता है कौन सा है, ठीक है, तो पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण बाबू, एग्जाम में आता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक इसमें प्रमाण दिए गए हैं बाकी चीजों के बारे में जो भी आपकी ऐतिहासिक कथा है उसके, और ये सबसे पुराना पुराण है, ये सबसे प्राचीन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। देखो सुन रहे हो ना, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कहते हो कि, अब एक बात बताओ, पुराणों का पाठ अगर मंदिरों में किया जाता था तो लोग कहते हैं कि शूद्रों के साथ ऐसा किया जाता था कि उनको जो है मंत्र जो है उनके कान में ना जाए, इसलिए उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। मतलब ऐसी हिस्ट्री से छेड़छाड़ की गई है, आप मानो या ना मानो। लेकिन आपके सामने यहाँ पे क्या दिया गया कि उनको पढ़ने की अनुमति भले नहीं थी। ठीक है, जो भी स्त्रियां थी उस, देखो स्त्रियों की बात करिए, पुरुषों की बात नहीं दी गई है। स्त्रियां तथा क्षुद्र जो है जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती थी, किसी भी जो है जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठीक है, या कुछ भी हो। तो उनको क्या है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे फिर भी जब पुराण जो है, जैसे जब मान लो कि जब पुजारी जब मंदिर में जो है उसका पाठ करते थे, ठीक है, तो वो जाकर के सुन सकती थी। अब मंदिरों में एंट्री का वो कोई प्रावधान जो है इनके लिए शूद्रों के लिए था या नहीं था, उसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पुराणों का पाठ सुन सकती थी। अब बताओ, आपके सामने ही दिया गया है। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि पुराण का काफी महत्व है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ये देखो
सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस पुराण का काफी महत्व रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, ऐसे पूछ सकता है। कौन सा बाबू? अग्नि पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना, अग्नि पुराण ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वही जो 5 प्रमुख कौन कौन से आपके पुराण है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण और भागवत पुराण। और साथ में जो है कितने पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, चलो, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ जो है कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है अग्नि पुराण के अंदर। चलो, पूछ सकता है कि अग्नि पुराण में किस चीज का विवरण है? राजतंत्र एवं साथ में कृषि संबंधी भी। चलो, अब जो है थोड़ा सा हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में भी जान लेते हैं, और भी जो अन्य साहित्यकार हुए हैं, जो भी साहित्य है आपके, उनके बारे में। देखो, जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां, जातक कथाएं जो करके आती है ना, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां उसमें वर्णित है। पूर्व जन्म की मतलब उससे जिस जन्म में बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब जिस उसमें उससे पहले की, उनके जन्म से पहले की जो है पूर्व जन्म की जो है जातक कथाएं इनकी जो है ये बुद्ध के बारे में बताती है, जानकारी देती है। अब एक दिया गया कि हिमयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ध्यान से सुन लो, अब जो है एकदम ध्यान से सुनना, 2 चीजें यहाँ पे एग्जाम में बनती हैं। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि सर हिमयान क्या है? देखो, हुआ क्या कि जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो जो ये बौद्ध धर्म है बाबू, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिखता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो आपका हिमयान था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? कौन बताएगा? महायान था। ठीक है, पहला आपका था हिमयान, ठीक है, और दूसरा जो आपका था वो क्या था? महायान। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। जो हिमयान थे, ठीक है, ये बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या है, बुद्ध धर्म के 2 हिस्सों में विभाजित जब हुआ, तो पहला बना हिमयान और दूसरा आपका बना महायान। तो हिमयान बौद्ध धर्म के जो भी मूल्य शिक्षा का अनुसरण ये करते थे, कि मतलब बौद्ध धर्म के जो भी बुद्ध भगवान ने जो भी जो है वो आपके अनुसार बुद्ध भगवान ने जो भी आपके इन्होंने मूल्य शिक्षा दिया, उसका ये सिर्फ अनुसरण करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। जबकि जो महायान थे, ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जैसे एक तरह से हिंदू कह सकते हो। ठीक है, हिंदुओं के मूर्ति पूजा एवं में विश्वास रखते थे, मंत्र पढ़ते थे, मंत्र उच्चारण करते थे। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये जो प्रमुख ग्रंथ है, ये हिमयान का है। हिमयान मतलब क्या है? जो बौद्धों में विश्वास, मतलब बुद्ध धर्म में जो विश्वास रखते थे और बौद्ध धर्म के जो है मूल शिक्षा का जो है अनुसरण करते थे। तो अगर पूछता है हिमयान का प्रमुख ग्रंथ, अगर पूछता है तो क्या है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा अनेक कथाओं के साथ ये वर्णित है आपका। जैन साहित्य का, अब जैन धर्म का देखो, जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। एग्जाम में आ सकता है, किससे प्राप्त होता है? जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समसामयिक के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अगर पूछता है कि जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में जो है किस ग्रंथ में जो है वो दिया गया है, सारी चीजें अवेलेबल है उनके जीवन कृत्यों की, तो वो भगवती सूत्र है। ठीक है, ग्रंथ का नाम याद रखना। अब अथर्ववेद के लेखक जो है, जो चाणक्य हैं, ठीक है, सॉरी अर्थवेद कह रहे हो यार, वेद याद आ रहे हैं। अर्थशास्त्र जो एग्जाम में बार बार आता है, अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी इनका अन्य नाम था, एग्जाम में पूछता है कि चाणक्य का अन्य नाम बता दो, इस तरह करके पूछता है ना। तो ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है इनका ये अर्थशास्त्र, ये पुस्तक जो है। ठीक है, पूछ सकता है। 15 अधिकरण इसमें और 180 प्रकरण है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी गई है, वही मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, चलो, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ द्वारा किया गया था। ठीक है, संस्कृत साहित्य का में जो है संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो है सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कलहड़ ने किया था। एग्जाम में आता है ये। कलहड़ द्वारा रचित जो ये पुस्तक है, रंगी तरंगा पूछता है ना, सॉरी रंगी तरंगा कह रहा हूँ, रंगी तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, ठीक है, जिसमें राजाओं की नदी जिसको कहते हैं, राज तरंगिणी जो है, ये एग्जाम में आता है, कलहड़ द्वारा लिखा गया। एग्जाम में ये पुस्तक बार बार पूछता है बाबू, याद रखना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना बुक के अंदर, राज तरंगिणी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का जो है वर्णन है। अब अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चर्चनामा लेखक अली अहमद सुरक्षित है। अब एक है आपका अष्ट अध्याय, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो। अष्ट अध्याय के लेखक है पाणिनि। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। अष्ट अध्याय इसमें किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है आपका। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक पूछता है कौन सी, अगर इस तरह करके एग्जाम में पूछता है, अष्ट अध्यायी। ठीक है, राइटर कौन है इसकी? पाणिनि। ठीक है, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मध्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त है। अब देखो, नोट लिख लेना, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब कत्यायन के देखो, कत्यायन के बारे में भी पूछता है। कत्यायन की गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया। कत्यायन का हमने कई सारे जो है वो पढ़े, लेख पढ़े हैं। ठीक है, तो कत्यायन की गार्गी संहिता जो है जरूर आप जो है इस पर ये याद रखना कि इसमें जो ये क्या है, एक ज्योतिषी ग्रंथ है जिसमें क्या है, भारत पर होने वाले जिसमें यमन आक्रमण हुए थे उनके बारे में क्या है, जानकारी दी गई है। अब पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों की इतिहास का पता चलता है। अभी देखो, इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने जो है राजाओं के बारे में, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया नहीं, ये सब आएगा बाबू, डिटेल में अभी आएगा। अभी ये सिर्फ मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री के उसके स्रोत में बता रहा हूँ कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो पतंजलि जो है पुष्पमित्र शुंग, जैसे पुष्पमित्र शुंग कौन था बाबू, आपको पता है कि जो अंतिम शासक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का, उसको मार करके जो है पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया, उसका ही जो है सेनापति शायद था, अंतिम शासक को मार करके, ये भी बृहदर्थ शायद जो है वो अंतिम शासक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का, उसको मार करके जो है पुष्पमित्र शुंग ने शुंगवंश की शुरुआत की थी। तो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग का पुरोहित थे, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। अब विदेशी यात्रियों के बारे में जान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों के बारे में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। विदेशी यात्रियों में मिलने वाला जो प्रमुख जानकारी है वो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों के बारे में देखो। टैसियस, ये ईरान का राज्यवैद्य था, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। उसके बाद आता है आप दूसरे नंबर पे हेरोडोटस, पूछ सकता है कि टेरिटस जो है कहाँ का लेखक था, यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। जो हेरोडोटस था, ठीक है, ये ईरान का था, याद रखना, टेरिटस जो है ये ईरानी राज्यवैद्य था, ठीक है। अब हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहते हैं, हु इज नोन एज जो है फादर ऑफ हिस्ट्री, कौन है, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक एग्जाम में आता ही है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, एग्जाम में भी ये पूछा गया हिस्टोरिया पुस्तक किसने लिखी है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है भारत, फारस, ईरान से संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुसूचियों एवं अफवाहों पर आधारित है। बताओ, चलो, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन से थे, निर्याकस, ठीक है, यूनानी था सिकंदर, आपको भी पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट करके बोलते हैं उसको, ठीक है, निर्याकस, अनेसिर्कटस तथा अरिस्टोबुलस, ठीक है, ये कैसे कैसे नाम है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से जो है लेखक जो है सिकंदर के साथ आए थे, ठीक है। निर्याकस, अनसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये का विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज का, ठीक है, क्योंकि हमारी जानकारी में जो मेगास्थनीज था, ये मतलब जानकारी में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये सबसे पहले यूनानी शासक था जो उस तरह की जानकारी में है। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस के निकटतर का राजदूत था, आपको भी पता है, ठीक है। सेल्यूकस कौन था भाई, अलेक्जेंडर का सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का, जो कि हार के बाद क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का शादी किया, ये भी आपको पता है, और भेंट स्वरूप उसने क्या किया, अपने राजदूत जो है मेगास्थनीज को क्या किया, ठीक है, भेंट स्वरूप जो है उनके दरबार में भेज दिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, जो बार बार एग्जाम में आती है, सबसे फेमस है, ठीक है, इंडिका बार बार पूछता है। इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, सारी चीजें बिल्कुल ध्यान देते जाना। अब डाइमेकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, डाइमेकस, ठीक है, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ठीक है, किसके, बिंदुसार के राज दरबार में आया हुआ था डाइमेकस। इसका विवरण भी जो है मौर्य युग से संबंधित है। अब डायनोसियस है आपका एक, ठीक है, अब डायनोसियस के बारे में, ये मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अशोक के राज दरबार में कौन आया था, डायनोसियस, ठीक है, और डाइमेक्सकस अगर पूछता है तो ये बिंदुसार के जो है राज दरबार में आया हुआ था। अब एक टालमी का आता है, ये भी एग्जाम में आता है, टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, ये याद रखना, भारत का भूगोल किसने लिखा, पुस्तक ये टालमी ने। अब प्लिनी, इसके बारे में देखो, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ये एक पुस्तक है, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है, इसकी जानकारी नहीं है कि इसे किसने लिखा। ये लेखक करीब 80 इसमें हिंदू महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी कि उस समय जो है भारत में कैसे बंदरगाह हुआ करते थे। उस समय जो है उस समय ये 80 के दशक में आया हुआ था बाबू, ठीक है, उस समय व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो भी जानकारी, कैसे व्यापार वगैरह होते थे, क्या क्या होता था, ये सारी जानकारी दी थी, ठीक है। उसके बाद है चीनी लेखक, देख लो, फाहियान, ये चीनी यात्री जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, एग्जाम में आता है, किसके दरबार में आया हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के साम्राज्य एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, मतलब कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, तो इसका जो शासन काल था स्वर्णिम युग बाबू, गुप्त वंश को जो है, गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था फाहियान, ये चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी ट्रेवलर था। और उसके बाद संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद हेनसोंग, इसका भी एग्जाम आता है, हेनसोंग के बारे में, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए थे, उस समय उसने प्रस्थान किया था 629 ईस्वी में, चीन से भारतवर्ष आया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था, 629 में चला था, और 600 जो है लगभग 30 उसमें, 630 नहीं, उल्टा चलता है ना जी, ठीक है, तो ये 600 अगर ये उल्टा चलता है, अगर ये सन अगर उल्टा चलता है देख लेना, तो उस हिसाब से जो है, हाँ सीधा चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। 630 में ये क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद यात्रा के बाद जो इसने क्या है, सर्वप्रथम वो ईस्वी चल रहा है ना, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट नहीं चल रहा है। तो 629 ईस्वी में इसने क्या किया, वो चला था वहां से, ठीक है, चीन से भारतवर्ष के लिए,
और 1 साल बाद वो पहुंचा भारत का जो भारतीय राज्य था कपिशा, वहां पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक के ठहर कर इसने 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ये वो बिहार में नालंदा, जो बिहार का जो नालंदा जो जिला है, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय का वो हुआ था, ठीक है, नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया हुआ था, ठीक है। इसका भ्रमण वृतांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो इसका भ्रमण वृतांत ये याद रखना है, इसका क्या नाम है, सियुकी। अगर पूछता है तो ये हैंसोंग का है। ये अपने जो है भ्रमण का पूरा वृतांत इसमें लिखा हुआ है, पूरी कहानी इसमें इसने जो है अपनी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है वो भाई साहब। इसमें हस्तकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा जो शूद्र था, इसके अनुसार जो है जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। हैंसोंग में, अब देखो, अब तुम खुद सोच के देखो भाई साहब, ये देख रहे, ये शब्द जो बार बार लोग कहते हैं कि शूद्रों को जो है वो नहीं दिया जाता था, क्या लिखा गया कि इसके अनुसार जो है सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ये देखो, चलो नोट एक याद रखना कि हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में भी आता है, काफी मैंने क्वेश्चन करवाए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का इन्होंने जो क्या है विवरण किया था इत्सिंग ने। उसके बाद अरबी लेखकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लिखा गया है अल-बरूनी, ये एग्जाम अल-बरूनी के बारे में पूछता है जीके में, ठीक है। ये महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खिव का आधुनिक तुर्कमेनिस्तान जिसको का रहने वाला था ये, ठीक है। खिव इसमें जो है अल-बरूनी ख्वारिज्म, ये देखो खिव या ख्वारिज्म जो है ये अभी आधुनिक में ये तुर्कमेनिस्तान हो गया है, ठीक है। ये वहां का रहने वाला था। अरबी में लिखी है उसकी जो कृति है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये किताब। इसका याद रखना, एग्जाम में आता है ये अल-बरूनी का, ठीक है। किताब उल हिंद के नाम से भी पूछ सकता है, या तहकीक हिंद, जिसको भारत की खोज हिंदी में उसका वो हुआ है, ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान के बारे में जो है जानकारी देता है। उसके बाद दिया गया है आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है ये, और इसमें जो है राजपूतकालीन साम्राज्य, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। और एक है आपका इबन बतूता, ठीक है। अब इबन बतूता के बारे में इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। रेहला कहा गया है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसका जो विद्वता है उसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब देखो आप लोग सोच रहे होते कि सर इसमें कहां से मेंडल घुसा दिए। देखो मेंडल मैंने नहीं घुसा है, इसमें जितने भी लेखक हुए हैं बाबू, ठीक है, जो बाहरी विदेशी लेखक आए हुए हैं जिन्होंने हमारे इतिहास के बारे में बताया, बस उन पे ये प्रकाश डाला गया है। बाकी तो अभी इनके बारे में डिटेल हम देखेंगे जब अलग अलग राजाओं का जब वो देखेंगे, तो उनके जितने भी जो लेखक थे, उनके युग के जो बाहरी लेखक थे, उनके बारे में भी एक बार हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि अन्य लेखक जैसे थे तारानाथ था, ये एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये याद रखना, ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट कर देना। कंग्यूर, तंग्यूर, तारानाथ। और ये कहां का रहने वाला था, तिब्बत, ठीक है। मार्को पोलो एग्जाम में आता है, मार्को पोलो का। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद ये देखो लास्ट पॉइंट है, अभी ये कल हम लोग करेंगे, ठीक है। आज का जो क्लास है वो काफी लंबा हो गया है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाला जानकारी जो है, जैसे कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, वो कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है। तो ये कल हम लोग इसको देखेंगे, जो भी आपका आर्कोलॉजिकल संबंधी जो भी हमको साक्ष्य मिले हैं हमारे इतिहास का, ठीक है, जो जानकारी मिली है उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये देख लेना, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुन लो। पहली बात तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पूरा इतिहास में 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 20 घंटे का समय दे दो, 20 नहीं समझ लो 30 घंटे का समय दे दो। पूरा इतिहास आपको इस हिसाब से करा दूंगा। जब लास्ट 10 डेज में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मैं स्टैटिक जीके भी मैं 25 दिन में ये कराऊंगा, 5 दिन वो कराऊंगा करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है। 5 दिन में आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, 2-4 नंबर करंट अफेयर्स के भी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इतिहास में 22 से 25 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा आपका ये, ठीक है। पूरा मतलब पूरा ये आपका ये स्टैटिक जीके खत्म कर दूंगा, ठीक है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कुछ भी एग्जाम में आएगा। और साइंस भी मैं आजकल में, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करना, बताना, मैं शुरू कर दूंगा साइंस भी आप सभी के लिए। और वीडियो को एक बार फिर से कहता हूँ, पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। आपसे देखो मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, ठीक है। क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। बस आपका एक प्यारा सा, अगर जो है इस वीडियो पे, इस लेक्चर क्लास पे अगर आप एक प्यारा सा शेयर कर देते हो, ठीक है, शेयर कर दोगे तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक क्लास में, ठीक है। अगले जो हमारा लेक्चर क्लास होगा उसमें हम लोग अपने जो आर्कोलॉजिकल संबंधी जितने भी हमारे साक्ष्य मिले हैं
उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को